नमस्कार दोस्तों, राम राम भाइयों। एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं भी आपका स्वागत करता हूं। जियोग्राफी लेवल असिस्टेंट की जो भर्ती आई हुई थी उसकी ये क्लास सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी बुक्स हैं, जो एनसीईआरटी बुक है कक्षा 11वीं की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके चैप्टर वाइज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हमारा चैप्टर है, 5वां चैप्टर है, इन 5वां अध्याय है। अध्याय का नाम है खनिज एवं शैल। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे और जहाँ समझाने की आवश्यकता होगी वहाँ हम समझा देंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। पाठ को शुरुआत करते हैं। अध्याय की। पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप में और आंतरिक परत में ये गर्म एवं पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी पर लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम से बना है। यानी पृथ्वी का जो 98% भाग है वो कितने तत्वों से मिलकर बना है? तो 8 तत्वों से मिलकर बना है। तो ये तत्व कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम से मिलकर बना है। तथा शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल एवं अन्य पदार्थ से बना है। तो इस प्रकार 2% भाग पर तो ये पदार्थ है और 98% भाग पर ये पदार्थ है। भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते हैं, बल्कि सामान्यतः ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करती है। इन पदार्थों को खनिजों के नाम से भी जाना जाता है। यानी भू प्रॉपर्टी पर तत्व पाए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार से नहीं पाए जाते, वो सभी साथ में मिलकर पाए जाते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? इन पदार्थों को खनिज कहा जाता है। इस प्रकार खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध प्रमाणिक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। यानी इस प्रकार ये क्या होता है? खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। यानी ये तांबा है, ये किसी के मिश्रण में नहीं पाया जाता, ये अकेला पाया जाता है। चांदी भी अकेली पाई जाती है। इस प्रकार ये जो तत्व है ये सभी अकेले पदार्थ या खनिज होते हैं। यद्यपि इस तलमंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है, जिससे खनिजों की अनेक किस्में बनती है। भू प्रॉपर्टी कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है और उनके नाम दिया गया है, लेकिन इनमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंधित होते हैं, जिनको शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। यानी जो पदार्थ होते हैं उसका निर्माण है 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंधित है। भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी गई है। जो प्रमुख खनिज है उसकी जानकारी यहाँ शॉर्ट रूप में दी हुई है। क्रिस्टल का बाहरी रूप अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होता है। घनाकार, अष्टभुजाकार, षष्ठभुजाकार, प्रिज्म आदि। विदलन सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति अणुओं का आंतरिक व्यवस्था का परिणाम। एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं, उसे विदलन कहते हैं। विभजन किस प्रकार के खनिज होते हैं? भौतिक विशेषता क्या होती है? अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता है। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। चंबक रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक। प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे मेटेलिक, रेशमी, ग्लोसिक आदि, यानी अलग अलग प्रकार के चमक के खनिज होते हैं। और रंग, कुछ खनिजों के रंग उन्हीं प्रमाणिक संरचना से निर्धारित होते हैं, जैसे मेलाकाइट, एजुराइट, कैल्शोपाइराइट आदि, तथा कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं। इन्हीं इस प्रकार खनिजों में रंग अलग प्रकार से होती है। धारियाँ उदाहरण के लिए अशुद्धियों के कारण क्वार्टरजाइट का रंग सफेद, हरा तथा हरा, लाल या पीला हो सकता है। यानी क्वार्टरजाइट है ये अलग अलग रंगों में हमें मिलता है। सफेद यानी सफ़ेद रंग, हरा रंग और लाल रंग एवं पीला रंग में मिलता है। उसके बाद है धारियाँ। किसी भी खनिज के पीसने के
बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का हो सकता है। मेलाकाइट का रंग हरा होता है और उस पर धारियां भी हरी होती है। फ्लोराइट का रंग बैंगनी या हरा होता है, जबकि इस पर सफ़ेद धारियां होती है। यानी फ्लोराइट होता है तो इसका रंग तो बैंगनी होता है, किंतु इसके पाउडर बनने पर क्या होता है, ये सफ़ेद रंग की इस पर धारियां होती है। पारदर्शिता प्रकाश किरणें इसी प्रकार आर पार जाती है कि वस्तु सीधे दिखी जा सकती है। पारभासी प्रकाश किरणें आर पार होती है, लेकिन उनके विस्तृत हो जाने के कारण वस्तुएं देखी नहीं जा सकती है। अपारदर्शी प्रकाश किरणें तनिक भी आर पार नहीं होती है। संरचना प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था महीन, मध्यम अथवा खुरदरे पिसे हुए तंतुयुक्त पृथक करने योग्य अपसारी विकिरण कार्य है। यानी प्रत्येक क्रिस्टल है उसकी विशेष व्यवस्था होती है, यानी महीन होते हैं, मध्यम होते हैं और खुरदरे पिसे हुए होते हैं। कठोरता सापेक्षिक प्रतिरोध का चिन्हित होना। 10 चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी में कठोरता मापना ये खनिज है। टेल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फ्लेडस्पर, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरडम, हीरा। उदाहरण के लिए इस तुलना में नाखून 2.5 है तथा कांच या चाकू की नोक 5.5 है। यानी इस प्रकार यह कठोरता अलग अलग बताई है कि इन तत्वों की जो कठोरता है वो बहुत ही अधिक होती है। आपेक्षिक भार दी हुई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात हवा एवं पानी में वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर से हवा में लिए गए भार से भाग दे सकते हैं। इसे आपेक्षिक भार का पता चल जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। इस मैग्मा के ठंडे होने पर खनिजों का क्रिस्टल बनने लगते हैं और इसी प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस शैलें बनाता है, खनिज की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। यानी जब पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है, वो मैग्मा बाहर निकलकर या ठंडा होने पर यह क्या होता है, क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्रिस्टल से ही खनिजों का निर्माण होता है धीरे धीरे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ है तथा ये क्रमशः ठोस, तरल एवं गैस रूप में पाए जाते हैं। कोयला और ठोस रूप में पाया जाता है और प्राकृतिक गैस तरल रूप में, और खनिज एवं कार्बनिक पदार्थ है वो भी गैस के रूप में प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज, अब धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं, धात्विक खनिज के बारे में बताया गया कुछ। इनमें धातु तत्व होते हैं तथा इनको 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। बहुमूल्य धातु, लोह धातु और अलोह धातु। यानी खनिज, धात्विक खनिज वो 3 प्रकार के, बहुमूल्य धातुओं के और लोह धातु के और अलोहिक धातु के। जैसे बहुमूल्य धातु में स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम आदि तीनों आते हैं। लोहा धातु में लोहा एवं स्टील के निर्माण लिए लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं होती है। और अलोह धातुएं में इनमें ताम्र, शीशा, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम आदि धातु शामिल होते हैं। अधात्विक खनिज, इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते हैं। गंधक, फास्फोरस तथा नाइट्रेट अधात्विक खनिज है। सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। यानी जिस खनिज में धातुओं का विद्यमान होती है वो धात्विक खनिज कहलाता है। जिसमें धातुओं की प्रधानता नहीं होती है उसे अधात्विक खनिज कहा जाता है। शैलें, पृथ्वी की प्रपट्टी शैलों से बनी है। शैलें का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। शैल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है। जैसे ग्रेनाइट कठोर तथा शैलखड़ी नरम है। गेब्रो काला तथा क्वार्टरजाइट दुविधा सफेद हो सकता है। शैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। शैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फ्लेडस्पर तथा क्वार्टरजाइट होते हैं। यानी जो शैलें हैं वो पृथ्वी की प्रपट्टी से बनी होती है। जो पृथ्वी की प्रपट्टी है वो शैलों से बनी होती है। शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। यानी शैल है वो खनिजों, 1-2 प्रकार के खनिजों से मिलकर बनी हुई होती है। शैलों एवं स्थलाकृति तथा शैलों एवं मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को शैलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। शैलों के विभिन्न प्रकार है जिनको उनके निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। आग्नेय शैल,
अवसादी शैल और कायंत्री शैल। यानी शैलें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायंत्री शैल। आग्नेय शैल मैग्मा तथा लावा से घनीभूत है और अवसादी शैल है बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा शैलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम है, और तथा कायंत्री शैल है वो उपस्थित शैलों में पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित होती है। इस प्रकार ये 3 प्रकार की शैलों का निर्माण होता है। ये बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है वो देख ले। पेंट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान है। अब शैलों का विज्ञान कौन सा है? पेंट्रोलॉजी है। एक पेंट्रो शास्त्री शैलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत प्राप्ति, स्थान परिवर्तन एवं दूसरी शैलों के साथ संबंध। यानी इस प्रकार खनिजों का बनावट, उसका गठन, स्रोत प्राप्ति, स्थान परिवर्तन और दूसरी शैलों के संबंध, इसकी जानकारी वो पेंट्रोलॉजी यानी शैलों के विज्ञान में की जाती है। आग्नेय शैल, चूँकि आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है, इनको प्राथमिक शैलें भी कहती है। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। एग्नियस लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अग्नि होता है। मैग्मा के विषय में तो आप पहले से ही जानते हैं। जब अपनी ऊपरगामी गति से मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो ये आग्नेय शैल कहलाता है। यानी क्या होता है, जो मैग्मा है वो ऊपर आकर जो ठंडा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? आग्नेय शैल कहा जाता है। ठंडा तथा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की परपट्टी या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। यानी मैग्मा है वो ठंडा पृथ्वी की परपट्टी पर आकर भी हो सकता है। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया जाता है। इनकी बनावट इनके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण बनते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थिति होने पर आग्नेय शैल को बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। ग्रेनाइट, गेब्रो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया तथा टप आग्नेय शैलों के कुछ उदाहरण है। यानी आग्नेय शैलों के उदाहरण कौन कौन से है? ग्रेनाइट है, गेब्रा है, पेगमेटाइट है, बेसाल्ट है, ज्वालामुखी है, ब्रेशिया है तथा टप आग्नेय शैलों के कुछ उदाहरण है। आग्नेय शैल है वो 3 प्रकार की हो सकती है। एक तो जैसे निकलते ही तुरंत ठंडी हो जाती है तो उसके कण महीन होते हैं और वो चिकनी होती है। एक होती है कि धीरे धीरे ठंडी होती है तो उसके कण है वो बड़े होते हैं। एक होती है जो बीच की स्थिति न धीरे और न तेज ठंडी होती है, मध्यम साइज में जो ठंडी होती है तो उसे मध्यम शैल कहते हैं। अवसादी शैल, अवसादी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट्स से हुई है। ये भी ध्यान रखना, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अवसादी शैल या अवसादी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह के शैलों आग्नेय, अवसादी एवं कायंत्री अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावर्त होती है, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों द्वारा संवहन एवं निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाता है। यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। बहुत सी अवसादी शैलों से निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती है। इसी कारणवश बालुकासम शैलें जैसे अवसादी शैलों में विविध सादरता वाली अनेक सतहें होती है। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया जाता है। यानी जो अवसादी शैलों होता है उसका निर्माण किस प्रकार होता है? तो इसको 3 प्रमुख समूहों में विभाजित किया है। यांत्रिक रूप से निर्मित, कार्बनिक रूप से निर्मित और रासायनिक रूप से निर्मित। तो फर्स्ट नंबर है यांत्रिक रूप से निर्मित। इसके उदाहरणार्थ बालुकासम, पिंडशिला, चूना प्रस्तर शैल, विमृदा आदि। तो ये तो क्या है? सभी यांत्रिक रूप से निर्मित शैल है। और कार्बनिक रूप से निर्मित, जो कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी शैल है, उदाहरणार्थ है गिजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। तथा क्वेश्चन आ जाता है कि कोयला है वो अवसादी शैल से किस अवस्था में या किस प्रकार किस समूह से निर्मित होता है? तो कार्बनिक रूप से ये निर्मित होती है।
उसके बाद है रासायनिक रूप से निर्मित, उदाहरणार्थ सरंग, प्रस्तर, चूनापत्थर, हेलाइट, पोटास आदि। तो ये सभी अवसादी शैलें हैं, ये 3 प्रकार से 3 प्रमुख समूहों से निर्मित होती है। उसके बाद है कायांत्रिक शैलें। कायांत्रित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन, दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है। ये शैलें दाब, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती है। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण शैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती है या भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कायांतरण होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें संकेतिक शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाता है। यानी इसमें कायांतरित शैलों में क्या होता है कि मैग्मा है वो ऊपर वाले मैग्मा नीचे वाली शैलों या नीचे वाली भूपरपट्टी होती है उस पर दबाव पड़ता है तो उसका कायापलट हो जाता है। कायापलट मतलब उसका विखंडन हो जाता है या फिर उसका रूप परिवर्तन होता है, उसे ही कायांतरित शैलों कहते हैं, दाब के कारण जो पुनः स्थापित होती है। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के टूटने पीसने के कारण वास्तविक शैलों में यांत्रिक व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाता है। उसमें कायांतरण के कारण शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। उसमें कायांतरण के 2 प्रकार होते हैं। जो उसमें कायांतरण है उसके 2 प्रकार होते हैं, संपर्क कायांतरण एवं प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क रूपांतरण में शैलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती है तथा उच्च तापमान में शैलें के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर शैलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान तथा दबाव अथवा इन दोनों के कारण शैलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियां होती है जिससे शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतर की प्रक्रिया में शैलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित शैलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पत्रण रेखांकन कहते हैं। यानी कायांतर शैलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पत्रण और रेखांकन कहा जाता है। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूह में कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के एवं गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायांतरित शैलों में ऐसी संरचनाओं को बेंडिंग कहते हैं तथा बेंडिंग प्रदर्शित करने वाली शैलों को बेंडेड शैल कहते हैं। कायांतरिक होने वाली वास्तविक शैलों की पर ही कायांतरिक शैलों के प्रकार निर्भर करते हैं। कायांतरिक शैलों 2 प्रमुख भागों में वर्गीकृत की जा सकती है। जो कायांतरित शैल है उसे 2 प्रमुख भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, पत्रित शैल अथवा अपत्रित शैल। पतिताश्मय, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट आदि रूपांतरित शैलों के कुछ उदाहरण है। यानी रूपांतरित जो शैल होती है या कायांतरिक शैल है तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टज आदि रूपांतरित शैलों के कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद है शैली चक्र। शैलें अपने मूल रूप से अधिक समय तक नहीं रहती है बल्कि उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नवीन रूप ले लेती है। यानी शैलें हैं वो निश्चित नहीं रहती है, शैलें समय समय पर बदलती रहती है। आग्नेय शैल प्राथमिक शैल है तथा अन्य अवसादी एवं कायांतरिक शैल इन प्राथमिक शैलों से निर्मित होती है। तो प्राथमिक शैल कौन कौन सी है क्वेश्चन में आ जाता है कि आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरिक शैल और इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम प्राथमिक शैल कौन सी हो गई? आग्नेय शैल। इन प्राथमिक शैलों से निर्मित होती है। जो ये अवसादी और कायांतरिक शैल है इस प्राथमिक शैल से ही निर्मित होती है। आग्नेय शैलों को कायांतरिक शैलों में परिवर्तन किया जा सकता है। आग्नेय एवं कायांतरिक शैलों से प्राप्त अंशों से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अवसादी शैलें अपखंडों में परिवर्तन हो सकती है तथा ये अपखंड अवसादी शैलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय शैलें जैसे आग्नेय, कायांतरिक एवं अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग के नीचे की ओर जा सकती है। भूपृष्ठीय पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग संस्करण पत्रक के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण यही पिघलकर मैग्मा में परिवर्तन हो जाते हैं जो आग्नेय शैलों के मूल स्रोत है।
चित्र 5.1 में कुछ दर्शाया गया है, यानी शैलीय चक्र दर्शाया गया है, जिसमें आग्नेय शैल है, ये प्राथमिक शैल है, और कायंत्री शैल, अवसादी शैल, अपक्षय तथा अपर्दन। यानी आग्नेय शैल है जिससे भी क्या बनती है, कायंत्री शैल बनती है, और आग्नेय शैल के अपक्षय एवं अपर्दन के कारण, शिलीभवन के कारण अवसादी शैलों का निर्माण होता है, और अवसादी शैल का कायांतरण होने से कायंत्री शैल का निर्माण होता है, और कायंत्री शैल से ही मेग्मा निकलता है, मेग्मा से ही आग्नेय शैल का निर्माण होता है। इस प्रकार ये जो चक्कर है ये चलता रहता है। अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं पाठ के अंत में, इनमें से कौन सा ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक है? तो ग्रेनाइट के कौन से? लोहा एवं चांदी ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक है। ये जो आज कक्षा 11वीं एनसीईआरटी की बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर आज 5वां है जो हमने कंप्लीट कर दिया है। खनिज एवं शैलें, इसके बारे में कुछ विस्तार से पढ़ा है हमने। तो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है LM स्टडी एंड जॉब, और यूट्यूब चैनल का नाम भी LM स्टडी एंड जॉब है। तो दोनों को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्वाइन करें, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव और राय दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।